जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस का पेपर नंबर 22 जो कि 20/12/2020 को लिया गया पेपर है। साथ ही इसका ब्रीफली डिस्कशन दे रखा है। ये बुक जो है ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के द्वारा है, जिसमें कुल मिलाकर के 63 जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, साथ में उसका बेहतरीन डिस्कशन भी दे रखा है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उस चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन वहीं से आप देख करके सोल्व करिएगा। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर है, उत्तर आकृति में कौन सी मुख्य आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है। मुख्य आकृति दे रखा है और जब मिरर का बात हो जाएगा तो सेम बनेगा। यहाँ पे इसका फिगर ऐसे बना लीजिएगा गोल, और ये वाला जो दिशा है ये देखिए, ये तो यहाँ से ऐसे ऐसे बनाइएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर कहता है उत्तर आकृति ए बी सी डी में से एक आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगी। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, त्रिभुज हो जाएगा, ट्रायंगल। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर है, किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़के हैं तथा यदि कुल बालिका 900 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो ये लड़के दे रखा है और लड़की निकालना है, तो 55 यानी 45% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लड़की यानी बालिका लड़की, और 45% बराबर दे रखा है क्या 900। तब आपको x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा। फिर इसका x का 55% निकाल लीजिएगा तो 1100 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का है 0.18 बार के बराबर है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, क्योंकि जितना जीरो होता है ना, जीरो के बाद जितना संख्या पे बार रहता है उसको 9 कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 18, और 2 संख्या है तो ये हो जाएगा 99। इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। ये यहाँ पे जो है सूर्य जो है भिन्न हो जाएगा, क्योंकि बुध, मंगल, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, सूर्य एक तारा है जबकि बुध, मंगल तथा पृथ्वी एक ग्रह है। सूर्य अन्य विकल्पों से भिन्न हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 80 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुना से 5 अधिक है तब छोटी संख्या क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 15। ये यहाँ का मैथ है, इसका हम पीडीएफ डाल देंगे, इसका डिस्कशन आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए सेम पैटर्न जैसे पहला और दूसरा का होगा, इससे ही सेम पैटर्न तीसरा में भी होगा। तो पहला में यहाँ पर पैटर्न क्या दे रखा है, 19 और 13 को जोड़ दिया है और उसको 8 से भाग दे दिया है। वैसे क्या किया, 29 और 15 को जोड़ दिया है और 11 से भाग दे दिया है। इसी तरह से क्या करना है, 31 और 33 को जो है क्या करना है, जोड़ देना है और x से भाग दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है निकल जाएगा कितना, 16 निकल जाएगा। वर्ण श्रृंखला को पूरा कीजिए, ADIP। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, Y हो जाएगा। कह रहा है सही विकल्प चुनिए। कह रहा है हवा, वायुमंडल, तो पानी क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा महासागर में। फिर आता है यदि किसी कूट भाषा में चेयर के जो है GLEM भी लिखा जाता है तो टेबल को लिखा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन कर रहा है, मेरी आयु मेरे भाई की आयु के 2 गुनी से 2 वर्ष कम है, यदि मैं 18 वर्ष का हूं तो मेरे भाई की आयु कितनी होगी। तो हो जाएगा 10 वर्ष। ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में जो है प्रकाश में विभाजित हो जाते हैं। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका वर्ण विक्षेपण उतना ही
कम होता है। डी जो है समानुपात तो क्या हो जाएगा 1/λ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है तथा इसे एक के पावर ऐसे बुनका यदि ए पर लगा देंगे तो इसी को एंगस्ट्रम कहा जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है 10 के पावर -10 मीटर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब देखिए जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो कितने 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं। इसको याद रखिएगा बैनी पिनाला। देखिए बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये यहाँ पे हो जाएगा। या भिवग्योर भी होता है इंग्लिश में, इसे भी याद रख सकते हैं भिवग्योर। कह रहा है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, इसीलिए इसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। इसीलिए इसको देखिएगा तो ट्रैफिक सिग्नल में प्रयोग किया जाता है, या तो रेलगाड़ी के जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, इसीलिए इसका वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक होता है। रंगों की विभिन्न पट्टियों को जब पर्दे पर उतारा जाता है तो उसे वर्णपटल या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लाल, हरा एवं नीला रंग को प्रारंभिक रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक को द्वितीय रंग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये बनेगा, यह है RBG, ये क्या है प्राथमिक रंग है, तो RBG क्या हो जाएगा प्राथमिक रंग। तो ये तीनों, यदि ये तीनों मिल जाता है रंग तब बनेगा सफेद, ठीक है, सफेद हो जाएगा, ठीक। और RBG का हो जाएगा तो ये देख लेंगे, जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसे पूरक रंग कहा जाता है, ठीक है। लाल प्लस पीकॉक नीला ये सफेद बनाएगा, हरा प्लस मैजेंटा ये भी सफेद बनाएगा, नीला प्लस पीला ये भी सफेद बनाएगा, लाल प्लस हरा प्लस नीला ये तीनों को मिलाएंगे तभी सफेद ही बनेगा। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन कह रहा है संलग्न की गुप्त ऊष्मा है, तो आंसर हो जाएगा ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। संलग्न की गुप्त ऊष्मा ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है। द्रव गैस अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे हम प्रायः संलग्न ऊष्मा तथा वाष्पन ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जल के किसी परिमाण के लिए ताप तथा ऊष्मा के बीच ग्राफ का उल्लेख दर्शाया गया है, जो कि यहाँ पे ग्राफ दे रखा है। ये 100 डिग्री जो है सेल्सियस ताप रखा है यहाँ पे, और नीचे क्या है टेम्परेचर यानी ऊष्मा है। तो ये क्वथनांक जो दिया हुआ है यही इसका गलनांक हो जाएगा। ठोस प्रावस्था, द्रव प्रावस्था और गैस प्रावस्था, यहाँ पे ये सारा ऊर्जा दे रखा है। जल के लिए ताप तथा ऊष्मा के बीच ग्राफ आलेखन पैमाने के अनुसार नहीं है। जल के लिए संलग्न तथा वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्रमशः L बराबर जो है LF बराबर 3.33 × 10⁵ जूल kg इन्वर्स तथा LU बराबर क्या हो जाएगा 22.6 × 10⁵ जूल kg इन्वर्स हो जाएगा। अर्थात 1 kg हिम को 0 डिग्री सेल्सियस पर गलने के लिए 3.33 × 10⁵ जूल ऊष्मा चाहिए। उसके बाद है 1 kg जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में परिवर्तन होने के लिए कितना जूल चाहिए, तो 22.6 × 10⁵ जूल ऊष्मा चाहिए। अतः 100 डिग्री सेल्सियस के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में 22.6 × 10⁵ जूल प्रति केजी, इसको याद रखिएगा जूल प्रति केजी कह सकते हैं, ऊष्मा अधिक होती है। यही कारण है कि उबलते जल की तुलना में उसी ताप का भाप प्रायः अधिक गंभीर जलन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। भाप की गुप्त ऊष्मा जो है ये 540 कैलोरी प्रति ग्राम या जूल किग्रा होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जो होता है जूल प्रति किग्रा। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन कर रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो आंसर हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फैराडे होता है। विद्युत धारा की मूल मात्रक एम्पियर होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का CGS मात्रक अर्ग होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है। CGS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः लंबाई का सेंटीमीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का ग्राम हो जाएगा और समय का सेकंड हो जाएगा। FPS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक में लंबाई का फुट हो जाएगा, द्रव्यमान का पाउंड हो जाएगा और सेकंड का समय हो जाएगा। MKS प्रणाली में लंबाई का मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा और समय का सेकंड हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान m के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु A से B तक 3 अलग अलग पथ 1, 2, 3 से ले जाने में किया गया कार्य क्रमशः W1, W2, W3 है, तो W1, W2, W3 में से सही संबंध क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों बराबर हो जाएगा। देखिए कर है, जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी अन्य बल जैसे स्प्रिंग बल, गुरुत्वीय बल आदि के विरुद्ध ले जाता है, तो उस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब बाह्य बल हटा लिया जाता है तो वस्तु गति करने लगती है और कुछ गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेती है तथा उस वस्तु की उतनी ही स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। इस प्रकार वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। इस प्रकार के बलों को संरक्षी बल कहते हैं। स्प्रिंग बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य तय पथ पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, क्योंकि तीनों ही स्थिति में प्रारंभिक व अंतिम बिंदु समान, अतः तीनों के किया गया कार्य बराबर W1, W2, W3 है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण बल की भांति दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले कूलॉम बल भी संरक्षी बल होता है। वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है असंरक्षी बल कहते हैं, जैसे घर्षण बल और श्यान बल हो जाएंगे। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गामा किरणें की। गामा किरणें की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। गामा किरणें की खोज जो है पॉल बिलार्ड ने किया था। इसका तरंगदैर्घ्य लगभग 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर तक होता है। उच्च आवृत्ति का यह विकिरण नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पन्न होती है। चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए जो है गामा किरणें का यूज किया जाता है। अब आता है एक्स किरणें। अगर एक्स किरणें की खोज जो है वो विल्हेम रोएंटजेन के द्वारा किया गया था। इसका तरंगदैर्घ्य लगभग 10⁻⁻8 या 10 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻13 मीटर या 10⁻4 नैनोमीटर तक होता है। इसकी चिकित्सीय उपयोगिता अधिक होती है। इसका नैदानिक साधन या डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और उपचार दोनों में प्रयोग किया जाता है, किंतु एक्स किरणें सजीव ऊतक तथा जीवों को हानि पहुंचा सकती है, अतः इनके आवश्यक या अधिक एक्सपोजर से बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स किरणें के उत्पादन की सामान्य विधि किसी धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बौछार है। नेक्स्ट आता है परावैग्निक किरणें। करा इसका खोज जो है रीटर ने किया था। इसकी तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 4 × 10⁻⁷ मीटर या 400 नैनोमीटर से लेकर के 6 × 10⁻⁻10 मीटर या 0.6 नैनोमीटर तक होता है। इसका उपयोग सकाई करने के लिए, ये सब क्वेश्चन बार बार आता है, इसका उपयोग सकाई करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है। फिर आता है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें की खोज जो है हार्सले के द्वारा किया गया था। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 10⁻³ से लेकर के मीटर हो जाएगा, से लेकर के 10⁻⁶ मीटर तक होता है। यह एक उष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप जो है बढ़ा देती है। इसका उपयोग जो है कोहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सिकाई करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल आदि में जो है प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे टीवी का रिमोट और रोगियों की सिकाई क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन का है, बांध में संग्रहित जल युक्त है, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का, क्योंकि उसमें कोई गति नहीं होता है। बांध में संग्रहित जल जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा से युक्त होता है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होता है वो होता है mgh। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उस वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और गतिज एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है और द्रव्यमान क्या है, आधी हो जाएगी। आधी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। वस्तु का वेग जो है दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और वेग आधा करने पर वस्तु का गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी हो जाती है।
संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान हो तो अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संवेग का जो है अधिक होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर वही m1/2 mv²। ठीक, यहाँ पे मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, तो जो बढ़ाने बोलेगा उसको बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट दे देगा। चलिए 18वां क्वेश्चन कह रहा है डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या हो जाएगा, स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। कह रहा है डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। इसी बदलती हुई आवृत्ति की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब आपेक्षिक गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट रही होती है तब आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जब आपेक्षिक गति से श्रोता और स्रोतों के बीच दूरी बढ़ रही होती है तब आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। डॉपलर प्रभाव के कारण जब रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है तो उसकी ध्वनि बड़ी तीखी या सुरीली सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग भी डॉपलर प्रभाव दर्शाता है। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव असममित या एसिमेट्रिक होता है, जबकि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव जो है सममित यानी सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित अवस्था में डॉपलर प्रभाव नहीं होते हैं। जैसे पहला, जब स्रोत और श्रोता एक दूसरे की ओर समान वेग से गतिमान हो। नेक्स्ट है दूसरा, स्रोत और श्रोता समकोणीय अवस्था में हो। स्रोत और श्रोता विरामावस्था में हो तो डॉपलर प्रभाव नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन का है प्रकाश की विवर्तनीय परिघटना दर्शाती है। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश की अनुप्रस्थ परिवृत्ति। प्रकाश की विवर्ती परिघटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को जो है दर्शाती है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इस प्रभाव को विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विवर्तन की घटना के बारे में सर्वप्रथम जो है ग्रिमाल्डी ने बताया था। इसके लिए विवर्तन की घटना को विवर्तन का तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या फ्रेसल एवं फ्रॉनहोफर ने किया था। विवर्तन की घटना के कारण सीडी का ट्रैक चमकीला दिखाई देता है। विवर्ती की घटना को ब्रेग समीकरण यानी ब्रेगस लॉ द्वारा व्यक्त किया गया। यहाँ पे एन लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 2d sin थीटा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन का है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है। तो आंसर हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तथा इसे पी के पावर जो एरो है से सूचित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक वेबर मीटर प्रति स्क्वायर कह सकते हैं इसको, या टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो सीजीएस मात्रक गॉस होता है। एक टेस्ला बराबर हो जाएगा 10 के पावर 4 गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीआई मात्रक दिखेगा तो मैक्सवेल होता है। एक मैक्सवेल बराबर 10 के पावर -8 वेबर के बराबर होता है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। बेकेलाइट बहुलक गर्म करने पर मृदु यानी सॉफ्ट नहीं होता है। बेकेलाइट संश्लेषित पॉलीमर होता है। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बना होता है। बेकेलाइट जो है उसका उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, रेडियो, टेलीविजन के केस यानी कवर जो होता है, बाल्टी इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक लियो हेड्रिक बेकेलैंड के द्वारा जो 1907 में बेकेलाइट का जो है निर्माण किया गया था। बहुलीकरण वह रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के 2 या 2 से अधिक अणु मिलाकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने यौगिक बहुलीकृत यौगिक या बहुलक कहलाते हैं। महत्वपूर्ण जो है पॉलीमर या बहुलक देख लेते हैं। पॉलीमर यहाँ मोनोमर यानी पॉलीथीन जो बना है वो एथिलीन से, पॉलीस्टाइरीन बना है स्टाइरीन से, पॉलीप्रोपाइलीन बना है प्रोपोइलीन से, टेफ्लॉन बना है टेट्राफॉस्फेट
फ्लोरोएथिलीन से। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो बना है ये विनाइल क्लोराइड से बना है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन कर रहा है CH3CONH2 उदाहरण है एक, किसका हो जाएगा, एमाइड का। कर रहा है CH3CONH2 IUPAC नाम एथेनेमिन यानी एमाइड का उदाहरण है। एमाइड का सामान्य नाम जो है ये एल्के नेमाइड है। नेक्स्ट आता है सामान्य नाम और एक IUPAC नाम आता है, जैसे कि एल्केनॉल यानी एल्कोहल एथेनॉल का हो जाएगा। हेलाइड हो जाएगा एथेनॉल क्लोराइड के, इसका जो है नाम है एल्काइन, ये हो जाएगा ब्यूट टू आयन एल्कीन का ये फार्मूला दे रखा है। एल्केनाइल अम्ल एथेनॉल अम्ल हो जाएगा। एल्कीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, एथिल सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। अब आता है क्रियाशील मूलक की संरचना दे रखा है, क्रियाशील मूलक के नाम और कार्बनिक यौगिक का नाम है। जैसे एमाइड का बना तो एमाइड का फार्मूला हो जाएगा C और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और NH2 हो जाएगा। कीटोनिन का कीटोन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिन के कार्बोक्सिलिन अम्ल हो जाएगा। कार्बोनिल के एलिड हाइड हो जाएगा। ईथर का ईथर हो जाएगा। द्विबंध का ओलिफिन या एल्कीन हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, 2 कार्बन दे रखा है। देखिए हर एक कार्बन में 4 को जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड होना ही चाहिए, ये याद रखिएगा। हर एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस कार्बन का, तो द्विबंध हो जाएगा। अब त्रिबंध जो है इसमें भी 3 है और 1 4, तो ये हो जाएगा एसिटिलीन या एल्काइन। यहाँ पे है ड्राइक्सिल, यहाँ पे एल्कोहल का हो जाएगा। एस्टर, यहाँ एस्टर हो जाएगा। साइनो या नाइट्राइल, ये साइनाइड यौगिक या नाइट्राइल हो जाएगा। फिर आता है थायोल या मार्केप्टन, ये हो जाएगा थायो एल्कोहल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उस समीकरण को छाटिए जो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम के बीच संबंध को स्पष्ट तथा प्रदर्शित करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका C, यानी V2/V1 बराबर P1/P2 मल्टीपल में T2/T1। कर है बॉयल के नियम एवं चार्ल्स के नियम के बीच का संबंध को स्पष्ट प्रदर्शित करता है। यहाँ पर समीकरण दे रखा है। तो अब देखते हैं बॉयल का नियम। कर है नियत ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बॉयल के नियम से V समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/2P हो जाएगा। V बराबर K कांस्टेंट ले लेते हैं तो K इंटू 1/P हो जाएगा, यानी P भी बराबर K हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 हो गया। नेक्स्ट है दूसरा चार्ल्स के नियम। कह रहा है निम्न नियत दाब पर किसी गैस का आयतन इसके परम ताप का समानुपाती होता है। चार्ल्स के नियम से V समानुपाती T हो जाएगा। जहाँ पे क्या क्या है, K नियतांक यानी K कांस्टेंट को ले लिया है, तो V बराबर K इंटू T हो जाएगा। तो V/T बराबर K, यानी दोनों देखिए तो हो जाता है। अब दोनों समीकरण को मिलाने पर PV/T बराबर नियत, तो P1 V1 बटा जो है T1 हो जाएगा और बराबर में P2 V2 हो जाएगा। तो ये इसका इक्वेशन बन जाता है। आदर्श गैस का समीकरण याद रखिएगा, ये बराबर पूछा जाता है, PV बराबर nRT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस यौगिक का चयन करें जिसमें जो है अचक्रीय हाइड्रोजन हो। तो आंसर हो जाएगा इसका मीथेन। कह रहा है मीथेन में अचक्रीय हाइड्रोजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अचक्रीय हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से केवल एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि हो जाएगा। अब मीथेन के फॉर्मूला में देखिएगा तो कार्बन क्या होता है, बीच में होता है, और कोई भी यदि कार्बन होगा उससे कितना 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी CH4, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है एथेन का, तो हो जाएगा C2 और कितना होना चाहिए, C2H6 होना चाहिए। ठीक, तो देखिए कह रहा है C दे रखा है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये इसका फार्मूला होगा, यानी 2 कार्बन है और उसमें क्या क्या है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चक्रीय हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए
एसिटिलीन, एथिलीन, बेंजीन या फिनॉल आदि हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है एसिटिलीन में कार्बन जो है त्रिबॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 से, और एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ा हुआ है, ये एसिटिलीन का फॉर्मूला है। फिर आता है एथिलीन, एथिलीन में यहाँ पे 3 जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, ये याद रखिएगा। बेंजीन में जो होता है 12 सिग्मा होता है और 3 पाई बंध जो है ये पाए जाते हैं। तो 12 सिग्मा, तो 12 सिग्मा के लिए जोड़िएगा तो ये होता है सिग्मा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, ये 12 हो गया। सिग्मा 3 को होगा, ये इसको 3 जब डबल बॉन्ड हो जाएगा ना तो ये सिग्मा बनाएगा, ये डबल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बनाता है, तो ये बेंजीन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट 25 में क्वेश्चन कर रहा है सूखी बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ है, इसका उपयोग शीतलक एजेंट या कूलिंग एजेंट के रूप में होता है। शुष्क बर्फ या कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ठोस रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरीन अम्ल के साथ गर्म करने पर CO2 गैस जो है मुक्त होती है। CO2 गैस आग बुझाने के काम आता है। अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जो है प्रतिक्रिया कराकर CO2 गैस तैयार की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल कार्बनिक अम्ल H2CO3 कहलाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना जो है CO2 यहाँ पे दे रखा है, कार्बन 1 है और O2 इसमें क्या है जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है H3O9 जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड त्रिक अणु में SS बंध की संख्या है तो आंसर हो जाएगा इसमें 0 होता है। H3O9 सल्फर ट्राइऑक्साइड त्रिक अणु में SS की बंध की संख्या 0 होती है। H3O9 की संरचना यहाँ पे दे रखा है बेंजीन फॉर्म में ये दे रखा है। कराहीरा की संरचना नियमित चतुष्फलकीय होती है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। चलिए नेक्स्ट 27 में क्वेश्चन कर है दृश्य प्रकाश का आवृत्ति प्रकाश होगा तो आंसर हो जाएगा 4000 nm से 700 nm तक। कर है दृश्य प्रकाश का आवृत्ति प्रकाश 4000 nm से 7000 nm है। दृश्य प्रकाश तरंगे यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सर्वाधिक सुपरिचित रूप है। यह जो है उस स्पेक्ट्रम का भाग है जिसके लिए मानवीय नेत्र संवेदनशील होती है। विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण देखिए तो प्रकाश और तरंगधारी प्रकाश, जैसे रेडियो तरंगे के लेस देन 0.1 मीटर होता है, सूक्ष्म तरंगे के 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर होता है। अवरक्त तरंगे जो होता है उसका 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। दृश्य तरंगे 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होता है। पराबैंगनी प्रकाश तरंगे का 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर होता है। एक्स किरणें का 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर होता है, जबकि गामा किरणें के जो है ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर से अधिक होता है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन का है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक है, कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी विरल से, जैसे यहाँ पे देखिए ये विरल दे रखा है, मान लीजिए ये कोई अस्थाई दे रखा है और यहाँ पे एक किरण गुजार रही है। ठीक है, अब किरण जो है गुजार रही है तो ये यहाँ पे माध्यम चेंज हो जाता है, यानी विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब घना जहाँ पे हो, घना हो, मान लीजिए जैसे ये पानी मान लीजिए, कांच मान लीजिए, ये घना रहता है। तो ये किरण जब भी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा जब विरल से सघन में जाएगा। लेकिन यही माध्यम से यदि सघन से विरल में जाएगा तो ये अभिलंब से ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यह क्या है, दूर भाग जाएगी। ठीक है, कह रहा है जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। जैसे देख रखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो सघन हो गया क्या, कांच, अब वायु हो गया जो है विरल हो जाएगा। चलिए 29वां क्वेश्चन कर है एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है। ये हो जाएगा योगात्मक का हो जाएगा। कह रहा है एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण जो है योगात्मक अभिक्रिया है। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया
ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक जो है उत्पाद का निर्माण करता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है जो है एथिलीन प्लस HCl2, तो ये मिलकर इसको बनेगा एथिल क्लोराइड। अब आता है वियोजन अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद जो है प्रदान करता है, जैसे कि 2FeSO4 यानी फेरस सल्फेट का दे रखा है, और ये टूट कर क्या बनेगा, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 यानी फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। अब आता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिए देखिए Fe प्लस COSO4 यानी कॉपर सल्फेट, तो ये जो मिल करके बनेगा ये बनेगा FeSO4 यानी आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कर रहा है CaCO3S प्लस CaOS प्लस CO2G उपयुक्त अभिक्रियाओं को साम्यावस्था पर बंद पात्र में कराने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है, तो आंसर हो जाएगा टी का अनुपातिक होता है। गैस की गति समीकरण के अनुसार PV बराबर क्या होता है 1/3 mNc/² हो जाएगा। यदि अणु की कुल संख्या n हो तो n जो है एवोगाड्रो स्थिरांक के एवोगाड्रो ATP होता है इसका फार्मूला, यानी इसमें एवोगाड्रो नियम में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है नियत रहता है, यही फार्मूला पे ये सारा चीज निकलेगा। कह रहा है गैस की गतिज ऊर्जा परम ताप का प्रत्यक्ष जो है अनुपाती होता है। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है। विश्व में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, वो मानव निर्मित है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध भागीरथी भिलगनाना नदी के संगम पर है। यह भारत की सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। पंजाब में स्थित भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस पर निर्मित बांध विश्व के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। उस बांध के पीछे निर्मित झील को गोविंद सागर जो है झील है वह हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें दामोदर और उसकी सहायक नदियों बराकर कोनार बोकारो पर बांध बनाया गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। भारत के कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं देख लेते हैं, जैसे सबड़ीगिरी परियोजना जो है पक्की पंबा नदी पर केरल में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे केरल में है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का लाभांतिज राज्य है। नाथपा झागरी परियोजना सतलज नदी पे है हिमाचल प्रदेश में। अलमाटी बांध परियोजना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य जो है इसके पानी से लाभ लेता है। फिर आता है निम्मो बाजगो परियोजना, ये सिंधु नदी पे है और लेह लद्दाख में है। पगलीहार परियोजना चिनाब नदी पे है जम्मू कश्मीर में। और एक याद रखिएगा चिनाब नदी पे सलाल परियोजना, यहाँ पे सलाल ये भी पूछा जाता है। सलाल परियोजना जो है ये भी चिनाब नदी पे है। झेलम पे देखिएगा तो तुगलक परियोजना जो है तुगलक, ये आपको झेलम नदी पे है। 33वां क्वेश्चन का है संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है, तो आंसर हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। कह रहे संसदीय शासन का मूल सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायी है। सामूहिक उत्तरदायी से तात्पर्य है कि कैबिनेट के फैसले सभी कैबिनेट मंत्रियों और अन्य मंत्रियों पर लागू होते हैं, भले ही कैबिनेट बैठक में उनके बीच मतभेद हो। यह प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वह कैबिनेट के फैसलों के साथ खड़ा रहे और संसद के भीतर और बाहर दोनों जगहों उनका समर्थन करे। अनुच्छेद 75 के 2 के तहत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायी के कारण मंत्रिपरिषद अपने किसी भी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेवार होता है। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।
नेक्स्ट है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। गणतंत्रीय प्रणाली भारत में फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है। छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन में जो है अस्तित्व में आया है। अब आता है 34वां क्वेश्चन का है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो दिल्ली हो जाएगा। कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वह मुंबई है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले में महाराष्ट्र के थाने व पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ का जनघनत्व केवल 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का जो है कुमे देश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यानी 113.5% वाला जिला है। नागालैंड के लोंगलेंग जिले में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर -58.39% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो है देश का सर्वाधिक जनघनत्व यानी 37.346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र है। 6 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात जो 1125 दर्ज किया गया है। चलिए 35वां क्वेश्चन का है मई 2020 में भारत के किस शहर ने जहरीले गैस के रिसाव का सामना किया, तो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। मई 2020 में भारत के विशाखापट्टनम शहर आंध्र प्रदेश ने जहरीले गैस के रिसाव का सामना किया। इस दुर्घटना में स्टाइरिन गैस C8H8 का रिसाव हुआ था। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई जिसे भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। यहाँ यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीले गैस मिथाइल आइसोसाइनेट C2H3NO जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसी को भोपाल त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है तो अब कानूनी अधिकार बन गया है जिसे 300A में रखा गया है। कह रहा है भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19(1) के च एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटा दिया गया। इसे संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया। 37वां क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2020 में रोजर पेनरोज ने डाइस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है, तो आंसर हो जाएगा भौतिक विज्ञान के लिए। कह रहा है वर्ष 2020 के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल एवं एड्रिया गेज को दिया गया। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अब तक 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाला कुल 5 व्यक्ति हुए, जिसमें पहला व्यक्ति मैडम क्यूरी वारसा रूसी साम्राज्य ऑफ पोलैंड यानी 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिक की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियो रसायन के निष्कर्ष के लिए दिया गया। दूसरा व्यक्ति था लिनस पॉलिंग, यूएसए का था। 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में उसको शांति के लिए दिया गया। फिर याद रखिए जॉन वार्डिन, इसको यूएसए के रहने वाले थे। 1956 में भौतिक के लिए और 1972 में जो है भौतिक के लिए दिया गया। फिर आता है फेडरिक शेंगर, इंग्लैंड के रहने वाले थे। 1958 में इंसुलिन यानी रसायन की खोज के लिए और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड यानी रसायन के क्षेत्र में दिया गया। फिर आता है केवेरी शार्पलेस 2001 में जो है इसको दिया गया था रसायन के क्षेत्र में और 2022 में जो दिया गया था वो भी रसायन के क्षेत्र में ही दिया गया था। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन का है अटल पेंशन योजना डैश की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए।
कह रहा है अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों की भलाई के लिए केंद्र सरकार ने प्रारंभ की। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2015 को की गई। अब कुछ योजना देखिए उसका शुरुआत, ये भी बराबर क्वेश्चन आते रहता है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 ईस्वी को। फिर है अमृत भारत स्टेशन योजना, रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, ये 27 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था। 1857 की क्रांति गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टम या पामहस्टम थे। 1857 की क्रांति का प्रतीक जो था वो कमल एवं चपाती था। नेक्स्ट 1857 की क्रांति का आधिकारिक शुरुआत 10 में 1857 को मेरठ से हुई थी। बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह ने आरा से किया था। 1857 पुस्तक की रचना S.N. सेन जो है सरकारी इतिहासकार के द्वारा किया गया। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत में यह जो है राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। ये बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, ये T.R. होम्स के द्वारा कहा गया था। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, तो ये जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था, तो ये जेम्स ऑट्रम व W. टेलर के द्वारा कहा गया था। यह धर्मदाह का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, तो ये L.E.R. रीच के द्वारा कहा गया था। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, B.D. सावरकर जी के द्वारा कहा गया था। न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये R.C. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन कर है निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेंसिल का। कह रहा है पेंसिल पोर्टल का उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज से है। पेंसिल पोर्टल को गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के नियोजन पर प्रतिबंध का प्रावधान है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1980 में जो है किया था। प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन का है जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 के दरम्यान किया गया? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कह रहा है जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश राज्य में अक्टूबर 2020 में किया गया। जोगिंदर सिंह को 1962 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र अब तक 21 व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी। कैलिफोर्निया जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कैलिफोर्निया को विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत के सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल्स नगर फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हॉलीवुड स्थित है। कैलिफोर्निया का तट प्रशांत महासागर से लगता है। कैलिफोर्निया की जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया? तो सारनाथ में दिया गया था। ए हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। कुरुबेला वर्तमान बोधगया से बुद्ध सारनाथ ऋषिपट्टनम या मिर्गदाव आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध के पिता जो था सुद्धोधन वो शाक्य कुल के प्रधान थे तथा इनकी माता का नाम महामाया थी जो कोलिये या कोकिलिये
गणराज का था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उद्देश्य कौशल राज की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिकी संविधान से ली गई है। संविधान में जो है न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह अपने निर्णयों या आदेशों पर पुनर्विचार कर उन्हें बदल सकता है। जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करता है उन्हें पुनर्विचार याचिका कहते हैं। ऐसी याचिका निर्णय के 30 दिन के भीतर ही दी जा सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकार देने के लिए विधि बना सकती है। फिर है अनुच्छेद 139 के अंतर्गत जो है संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारित का विस्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 140 में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी अनुषांगिक शक्तियां दे सकती है जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्ति तथा अधिकारिताओं को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? 1942 में चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया। कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को जो है संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दी। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी की ग्वालियर टैंक मुंबई बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हो गया। इस दिन अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है आरंभ किया था। फिर आता खिलाफत आंदोलन, ये 1919 से लेकर के 1922 तक चला था। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। सितंबर 1920 में जो है कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अबुल कलाम आजाद ने इस आंदोलन के प्रचार में अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से जो है सहयोग दिया। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा मैथिली को। बिहार की मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता 22 राजभाषा का उल्लेख है। मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, इसे याद रखिएगा बोडो मास करके, को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जो है 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यानी जब संविधान बना था या उस समय में मात्र 14 भाषा था, तो पहले सिंधी भाषा को जोड़ दिया, ठीक, इसको याद रखिएगा। दूसरा में जोड़ा गया नमक को, यानी नमक, ठीक, तो नमक में याद रखिएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और तीसरा में जो जोड़ा गया था इसको याद रखिएगा बोडो मास, बोडो मास करके, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट है कि उल्लेखनीय है कि संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से प्रावधान है। विद्यापति को मैथिली के कोकिल भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न क्रमांक जो है 47 से लेकर 50 तक, ठीक है, ये चार्ट आधारित जो है क्वेश्चन होगा, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कह रहा है किस उत्पादन की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशत देखी गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा प्लाईवुड का।
फिर 48वां क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, किस वर्ष में दो उत्पादों के मूल्य में वृद्धि जबकि तृतीय उत्पादों मूल्य में कमी हुई? तो आंसर हो जाएगा 2014 में। फिर 49वां क्वेश्चन कर रहा है, लकड़ी के लट्ठे के प्रति क्यूबिक मीटर की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी की प्रतिशतता क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 16.66। चलिए नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन कर रहा है, किस वर्ष में सभी तीनों उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है? तो आंसर हो जाएगा इसका 2012 में। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन कर रहा है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल है? तो आंसर हो जाएगा विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करते हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर तथा विपरीत दिशा में बल लगाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, जल में तैरने में, बंदूक चलाने में, बैलगाड़ी चलाने में, रॉकेट प्रक्षेपण में आदि क्रियाओं में न्यूटन के तृतीय गति के नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, न्यूटन ने अपनी किताब मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में गति से संबंधित तीनों नियमों का प्रतिपादन किया था। प्रथम नियम को जरूरत का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम से जो है बल का परिभाषा निकलता है और द्वितीय नियम जो है उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma मिलता है। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम की। कैल्शियम जो धातु है कि धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा होती है। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में पहला हो जाएगा पोटासियम, फिर हो जाएगा सोडियम, फिर होगा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस जिसे लोहा कहते हैं, गैलेविन कहते हैं इसे, सीसा, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg, फिर Ag, फिर Au। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटासियम है, इसमें ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। Au सोना का ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति जो है सबसे कम होती है, यह Au अक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट पॉइंट है Al या एल्युमिनियम, जिंक और गैलेन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होता है वो अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का SI मात्रक है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। कार्य ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, कार्य का SI मात्रक भी जूल होता है। कार्य एवं ऊर्जा का CGS मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। वाट जो है वो शक्ति का SI मात्रक है। न्यूटन है बल का SI मात्रक। बल का CGS मात्रक जो होता है उसे हम डाइन कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग जो है क्या हो जाएगा? संकुचित होगी। कर रहा है यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी। स्प्रिंग में लगने वाला बल F जो है क्या हो जाएगा? F बराबर जो है -KY, जहाँ K क्या है? स्प्रिंग का नियतांक यानी कांस्टेंट है। स्प्रिंग में ऊर्जा जो है एनर्जी बराबर 1/2 KY² हो जाएगा। Y स्प्रिंग में जो है संपीड़न या प्रसार है। हुक के नियम से जो होता है प्रतिबल समानुपाती विकृति हो जाता है। तो प्रतिबल बराबर E गुने विकृति, जहाँ E क्या है? प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका A। कह रहा है वेग और समय ग्राफ एक समान त्वरित गति। यदि वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही है तो वेग समय ग्राफ भी सरल रेखा होता है जो अक्ष के साथ कुछ कोण जो है वो बनाती है। अब आता है एक समान गति। यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा, अतः वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा जो समय अक्ष के समानांतर होगा। यहाँ पर दे रखा है ये सभी वेग जो है समय ग्राफ में संभव होने वाला ग्राफ है। यहाँ पे सारा ग्राफ दे रखा है। नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन कह रहा है खुली श्रृंखला वाले जो है हाइड्रोकार्बन
जिनमें C डबल बॉन्ड बंधन होता है वो कहलाते क्या हो जाएगा, एल्कीन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, एल्कीन ग्रुप में देखिएगा तो पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या पैराफिन, इसमें जो है एल्केन कहते हैं। एकल बंध हाइड्रोकार्बन होता है, समान सूत्र इसका जो होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ पे कुछ भी रखिएगा तो यहाँ पे आकर के ये देखिएगा तो प्रथम योगी इसका मीथेन हो जाएगा। जैसे कि 1 रखा है तो क्या हो जाएगा, C1H2 मल्टीपल 1 में 2 और +2, तो यहाँ पे CH4 हो जाएगा। ये मीथेन ग्रुप का है। दूसरा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन द्विआवंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, समान सूत्र इसका जो होता है CnH2n होता है। एल्कीन के प्रथम सदस्य एथिलीन अथवा एथीन होता है, जहाँ पे C2H4 होता है। की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर तैलीय द्रव प्राप्त होता है, अतः एल्कीन को ओलिफिन या तैलीय यौगिक बनाने वाले भी कहते हैं। जैसे देखिए C का 2 रखिएगा तो H 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 रखिएगा यहाँ पे तो 4 हो जाएगा। और इसको सजाने के लिए क्या करिएगा, 2 गो कार्बन ले लीजिएगा, ठीक, और यहाँ पे 4, तो 1 2 3 4, तो ये डबल बॉन्ड होना पड़ेगा क्योंकि एक कार्बन का हाइड्रोजन की संख्या 4 होना चाहिए, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के मध्य त्रिआवंध होता है। एल्केन अथवा एल्कीन की तुलना में एल्काइन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे यदि हम लेते हैं C बराबर 2 लेते हैं तो H क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और -2, यानी C2 और H क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो रहा है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, तो C और यहाँ पे ले लेंगे C, और 2 ही हाइड्रोजन है तो मान लीजिए इस पे एक हाइड्रोजन देते हैं और इस पे एक हाइड्रोजन देते हैं, तो इसको त्रिबॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, त्रिबॉन्ड बनाएंगे तभी 4 हाइड्रोजन हो पाएगा। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथाइन होता है जो एसिटिलीन नाम से प्रचलित होता है। एसिटिलीन का उपयोग जो है आर्क ब्लेडिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में होता है, जो ऑक्सीजन गैस तथा एसिटिलीन को मिश्रित करने से बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है CC एकल आवंत के लंबाई की तुलना में C डबल बॉन्ड C द्विआवंत की लंबाई छोटी होती है। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को संतृप्त श्रृंखला यानी एल्केन और असंतृप्त जो होगा वो क्या होगा, एल्कीन या एल्काइन, और चक्रीय जो हो जाएगा उसे एलिसाइक्लिन तथा एरोमेटिक वर्ग में जो है वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है, तो आंसर हो जाएगा पानी से मिलकर। जैसे ही पानी इसमें मिलाएंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। यही हाथ टूटता है तो उसमें जो बैंडेज करने के लिए यूज किया जाता है ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है। देखिए प्लास्टिक ऑफ पेरिस के बारे में, जिप्सम को 993 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बनाता है। ये जो है जिप्सम का ये जो है आपका इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ठीक है, बनाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यहाँ पे जिप्सम दे रखा है, जिप्सम को जब हम 393 केल्विन पे गर्म करते हैं तो ये 2 भाग में टूट जाता है और एक भाग जो हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने, मूर्ति निर्माण आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन पैराऑक्साइड है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों हो जाएगा। कह रहा है हाइड्रोजन पैराऑक्साइड ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों है। हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस अम्ल व सल्फर डाइऑक्साइड आदि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों हैं। हाइड्रोजन जो है पैराऑक्साइड की खोज थिनार्ड ने की थी। थिनार्ड ने बेरियम पैराऑक्साइड पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया द्वारा जो है हाइड्रोजन पैराऑक्साइड प्राप्त किया और उसका नाम जो है ऑक्सीजिनेटेड वाटर रखा है। इसका अनुसूत्र जो होता है वो होता है H2O2। हाइड्रोजन पैराऑक्साइड यानी H2O2 प्रकृति में अत्यंत अल्प मात्रा में वायुमंडल, वर्षा जल, बर्फ आदि में पाया जाता है। यह संभवतः जलवाष्प की उपस्थिति में ऑक्सीजन पर परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह अपने ऑक्सीकारक गुण के कारण विरंजन का कार्य करता है।
इसका उपयोग जो है बालों के ब्लीचिंग करने में किया जाता है। यह जो है जर्मनाशी और प्रतिरोध के रूप में घाव धोने, गरारे करने, दांत और कान साफ करने में काम आते हैं। यह जो है दूध, शराब आदि का परीक्षण करने में प्रयुक्त होता है। यह रॉकेट, पनडुब्बी और टॉरपीडो में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इससे जो है ऑक्सीजन प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एंट्रोपी की इकाई है, तो आंसर हो जाएगा इसका जेके इनवर्स, यानी जेके, इसको ऐसे लिखिए जेके, ठीक, यानी जे प्रति के मोल हो जाएगा, ठीक है, नीचे मोल रहेगा तभी पावर ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा ऐसे। एंट्रोपी की इकाई जो होता है वह जेके के पावर इनवर्स और मोल -1 हो जाएगा। किसी तंत्र की यादृच्छिकता के माप को एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी एक मात्रात्मक गुण है, अतः इसकी इकाई में पदार्थ की मात्रा को भी सम्मिलित किया जाता है। जब दो गैसों को मिश्रित किया जाता है तो उनकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। किसी खुली तंत्र की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन जो होता है वह ट्रायंगल एस टोटल बराबर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एस तंत्र और प्लस ट्रायंगल एस जो है परिवेश हो जाएगा। चलिए 60वां क्वेश्चन कर रहा है, CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो आंसर हो जाएगा -1। CaH2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। माना H ऑक्सीकरण संख्या x है, तब क्या हो जाएगा, CaH2 जो हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा +2 + 2x बराबर 0, यानी 2x बराबर -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, यानी धातु के जो है हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन का है, जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका मैनिपुलेशन किया जाता है। जीन के अभियांत्रिकी में जीन का मैनिपुलेशन किया जाता है। जीन अभियांत्रिकी का तात्पर्य ऐसे तकनीक से है जिसमें जो है जीन के संरचना में कृत्रिम रूप से बदलाव करके जीवों के लक्षण निर्धारित किए जाते हैं। जीन जो है अभियांत्रिक के अंतर्गत प्रमुख विधि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है। जीन अभियांत्रिकी की खोज जो है पॉल वर्न ने की थी। इस तकनीकी में डीएनए के किसी अंश को काटने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तथा जोड़ने के लिए जो है लाइजेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1909 ईस्वी में जोहानसन द्वारा किया गया था। चलिए 62वां क्वेश्चन का है, डैश कोशिकांग में डीएनए होता है, तो आंसर हो जाएगा केंद्रक में होता है। केंद्रक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। डीएनए कोशिकांग के माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक तथा हरित लवक में पाया जाता है। इसकी खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए का मतलब जो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक अणु है जो एक बहुलक है। डीएनए में जो है पॉलीन्यूक्लियोसाइड चेन होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक की अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है जो कोशिकांग कहलाती है, जैसे कि अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये याद रखिएगा, इंग्लिश थोड़ा सही रहता है बायोलॉजी का टर्म में, तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सूत्रकणिकाएं यानी माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्म काय जिसे हम माइक्रोबॉडी कहते हैं, गोल्जी सम्मिश्र यानी इसका हो जाएगा लयन काय यानी लाइसोसोम जिसे हम क्या कहते हैं आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, रसधानी आदि। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। अंतःप्रद्रवीय जालिका, खोज उसका पोर्टर व थॉमसन के द्वारा किया गया। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में जो है अंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नालिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। यह जो है लाइपो प्रोटीन की बनी होती है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक के बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। नेक्स्ट 63वां क्वेश्चन का है, जीव कृमि या एकॉर्न वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है, तो आंसर हो जाएगा बेलोनोग्लोसस। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। करा हेमी कार्डेटा,
इससे पहले कार्डेटा संघ के अंतर्गत उप संघ में रखा गया था, परंतु अब इसे एक अलग संघ के अंतर्गत नॉन कार्डेटा में डाल दिया गया है। यह समुद्री जीव है जो कृमि के समान होता है। इस संगठन अंगतंत्र स्तर का जो होता है, यह जो है द्विपार्श्व समिति त्रिकोणिक तथा देहगुहा युक्त प्राणी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो है शरीर बेलनाकार होता है तथा परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए बोलोनोग्लोसस जैसे साइकोग्लोग्लोसस आदि हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ से संबंधित उदाहरण में टीनिया सोलियम हो जाएगा, जिसे हम फीता कृमि कहते हैं, फेसिया योला आदि हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे निमेटोडा, यह जो है एस्केलिम्थीज संघ से संबंधित उदाहरण है, जिसमें गोल कृमि जिसे एस्केरिस, पिन कृमि, फाइलेरिया कृमि जिसे हम बुचेरिया कहते हैं, हुकवर्म या अंकुश कृमि आदि है। चलिए नेक्स्ट 64 में क्वेश्चन कर रहा है, चिरोप्टेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा चमगादड़ के द्वारा, चिरोप्टेरोफिली। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इस डिस्कशन में, चिरोप्टेरोफिली में फूलों का जो परागण है वो चमगादड़ द्वारा किया जाता है। परागकोश से निकलकर परागण का फूल के मादा भाग के वर्तिका जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जब किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिका तक परागण का स्थानांतरण होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिका तक परागण का स्थानांतरण होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करा यहाँ पे, परागण की क्रिया वायु, जल, कीट, पक्षी और चमगादड़ द्वारा होता है। कीट द्वारा होने वाला परागण को एंटोमोफिला कहते हैं, एंटोयोफिला कहते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक परागण मधुमक्खी कीट द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कदम के फूल में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट 65 में क्वेश्चन कर रहा है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स डार्विन ने उद विकास के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए वो है, पहला, जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है। दूसरा है, जनसंख्या बढ़ने के कारण जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है। तीसरा है, संघर्ष के दौरान जीन के लिए जो है सामर्थ्य का उत्तरजीविता आवश्यक है। नेक्स्ट चौथा हो जाएगा प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट पॉइंट है, डार्विन को उद विकास का जनक कहा जाता है। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी है। डार्विन का जो है पक्षी या फिंच को तथा डार्विन का टापू प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस टापू को कहा जाता है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और इससे प्रभाव का व्याख्या किया है। नेक्स्ट 66 में क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंद एकक उपस्थिति होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, वृक्काणु। कह रहा है प्रत्येक वृक्क में वृक्काणु निस्यंद एकक उपस्थित होते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ा वृक्क या गुदा किडनी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वृक्क का आकार जो होता है 11x5x3 सेमी होता है। वृक्क का कार्य रक्त को छानना, मूत्र का निर्माण करना आदि होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वृक्क जिस आवरण से घिरा होता है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वृक्क या गुर्दा का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। वृक्क या गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। यह जो है मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जन का उद्देश्य समस्थैतिक को बनाए रखना है। वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल जो कैल्शियम ऑक्जिलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। मूत्र के स्रावन को जो है डायूरेटिक औषधि द्वारा बढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 67 में क्वेश्चन कर रहा है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। यानी लाइसोसोम नामक कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है।
इसकी खोज जो है डी डुबे ने किया था। यह गोलाकार संरचना है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। यह एंजाइम जो है कोशिका में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ का पाचन कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब लाइसोसोम फट जाता है तो संपूर्ण कोशिका का पाचन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आंखों से निकलने वाले आंसू में भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो आंखों में आने वाली धूल, कण, रोगाणु आदि को जो है पचा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल RNA व प्रोटीन से बने संरचनाएं हैं जिस पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। यह अंतः प्रद्रवी जालिकाओं की झिल्लियां की सतह पर सटे होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। ऑक्सीसोम जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट 68वां क्वेश्चन का है, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, तो आंसर हो जाएगा बी एरिथ्रोज, इसके बाद आएगा जाइलोम, इसके बाद आएगा माइनोज। यानी वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, तो आंसर हो जाएगा एरिथ्रोज, इसके ज़्यादा हो जाएगा जाइलोज, फिर हो जाएगा माइनोज। यानी एरिथ्रोज जो है वह टेट्रोज सेक्राइड है, इसका सूत्र जो होता है C4H8O4 होता है। जाइलोज है, इसका सूत्र C5H10O5 होता है। यह शकरा लकड़ियों से पहली बार संश्लेषित किया गया था। फिर आता है माइनोज का सूत्र, ये C6H12O6 है। ग्लैक्टोज का भी सूत्र C6H12 और O6 होता है। राइबोज का जो सूत्र होता है C5H10O5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वह कहलाते हैं, तब हो जाएगा राइबोजाइम्स। कह है जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वो राइबोजाइम्स कहलाते हैं। डीऑक्सी राइबोजाइम्स को DNA एंजाइम भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है DNA, दूसरा होता है RNA। तो DNA जो होता है यह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। यह जो है वंशानुगत लक्षणों को एक वंश से दूसरे वंश तक ले जाता है। इसमें जो है जीन स्थित होता है, किसमें? DNA में। जबकि RNA में देखिएगा तो यह जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड है, यह प्रोटीन संश्लेषित के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन का है, एक मानव युग्मन नज डाइस होता है, तो आंसर हो जाएगा द्विगुणित होता है। एक मानव युग्मज जो होता है वह द्विगुणित होता है। लैंगिक जनन के दौरान दो जनन कोशिकाओं संयुक्त होकर युग्मज या जाइगोट का निर्माण करती है। युग्मनज का निर्माण निषेचन के बाद होता है जो वृद्धि करके भ्रूण बनाता है। द्विगुणित युग्मज जो से संपूर्ण और सुविकसित भ्रूण के परिवर्धित होने की प्रक्रिया को भ्रूणभवन कहते हैं। भ्रूण एक झिल्ली के द्वारा माता के गर्भाशय से जुड़ा जाता है। इस झिल्ली को प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन कर रहा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किसमें होता है? तो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में पाया जाता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है वो मस्तिष्क में होता है। यह अग्र एवं पश्च मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा नलिकाकार भाग होता है जिसमें मेसिनस फ्लोन यानी मध्य मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है मेसेंस फ्लोन 4 पिंडों से मिलकर बना होता है। ऊपर के 2 पिंड टेक्टम और नीचे के 2 पिंड जो होता है उसे टेगमेंटम कहलाता है। टेक्टम दृष्टि क्रियाओं को तथा टेगमेंटम श्रवण हेतु उत्तरदायी होता है। मानव का जो मस्तिष्क है वह अस्थियों के एक खोल क्रेनियल में बंधे रहते हैं। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग माना जाता है। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन होता है।
चलिए 72वां क्वेश्चन कर रहा है पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति डैश कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा वात्सो उत्सर्जन कहलाती है। पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति वात्सोत्सर्जन कहलाती है। पादपों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में पत्तियों से जो है बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह गर्मी के दिन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन एक जैविक क्रिया है जो स्टोमेटा द्वारा होती है। पत्तियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करती है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दे रखा है 6CO2 प्लस 12H2O। तो ये जो बनेगा C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फार्मूला है, और ये हो जाएगा टूटेगा तो 6 पानी में और जो हो जाएगा 6 ऑक्सीजन में। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित की उपस्थिति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है। कृत्रिम वर्षा में प्रकाश संश्लेषण होता है, कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पादित होता है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण हरे पादप द्वारा होते हैं। पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक जो है उसे कैरोटीनाइड कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जबकि श्वसन सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें जो है पादप ऑक्सीजन यानी O2 ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है। दे रखा डाइस व डाइस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, ये भी होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प याद रखिएगा। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। जब सूर्य से प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ऊर्जा का मान अधिक तथा तरंगदैर्घ्य का मान कम हो जाता है। जब पृथ्वी इसे अवशोषित कर लेती है तो ऊर्जा का मान कम तथा तरंगदैर्घ्य का मान जो है अधिक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल पृथ्वी द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को अपने से होकर गुजरने नहीं देती है एवं पुनः परावर्तित करके पृथ्वी पर भेज देती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और यही घटना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस देखिए यहाँ पर दे रखा है। पहला जो है वो जलवाष्प है जो कि 33%, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 21%, मीथेन हो जाएगा 10%, नाइट्रस ऑक्साइड इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं ये आपका, और उसके बाद ओजोन हो जाएगा, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए 74वां क्वेश्चन कह रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन OPV किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, तो आंसर हो जाएगा इसका जॉन साल्क के द्वारा। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने की थी। पोलियो के टीके की खोज अल्बर्ट साविन ने की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण एवं हाइड्रोफोबिया के चिकित्सा की खोज की है। रोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम हिप्पोक्रेटस ने किया था, अतः इन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है, किसे, हिप्पोक्रेटस को। अब आता है सही क्रम चुनिए, तो पहला ही सही है कोशिकाएं, कोशिकाएं से उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा, अंग से जो है अंग प्रणाली बनेगा, यानी कोशिका, उत्तक, अंग और अंग प्रणाली सही क्रम है। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज जो है लुवेनहॉक के द्वारा किया गया था। कोशिका अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। संसार का सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, ठीक है, नामक जीवाणु है। एवं संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल होती है। अन्य स्रोतों से मानव का शुक्राणु होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाला सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होता है। मानव शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात कोशिका शरीर का
जो है इकाई होता है। एक समान उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम बिचट ने किया था। उत्तकों का समूह अंग कहलाता है। मानव शरीर और अंगों की कार्य प्रणाली का अध्ययन जो है वह साइकोलॉजी कहलाता है। शारीरिक का अध्ययन जो है एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट 76वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तक संवर्धन में डाइस को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। तो आंसर हो जाएगा विभाज्योतक। कह रहा है उत्तक संवर्धन में विभाज्योतक को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। विभाज्योतक उत्तक देख लेते हैं। यह उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। यह उत्तक स्थिति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तक, दूसरा होता है पार्श्वस्थ विभाज्योतक उत्तक और तीसरा जो होता है अंतःवेशी विभाज्योतक उत्तक। अब यहाँ पे यही दे रखा है इसका शीर्षात्मक विभाजक उत्तक जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है तथा लंबाई में वृद्धि करता है। इससे पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है। दूसरा जो है वो है पार्श्व विभाज्योतक उत्तक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में होता है एवं द्वितीय वृद्धि करता है। संभव उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है अंतर्वेशी विभाज्योतक उत्तक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाया जाता है। इस तकनीकी में आलू, डहेलिया, स्ट्रॉबेरी, आर्किड आदि के विषाणु मुक्त पादप विभाज्योतक से प्राप्त होती है। नेक्स्ट 77वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि के उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा कवक। कवक भूमि के उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक नहीं होता है। शेष सभी विकल्प जो है सहायक होता है। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी जीवाणु है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइनोबैक्टीरिया की कुछ प्रजाति नॉन स्टॉक, एनावेना, क्लोथ्रिक्स, ओलोसीरा आदि है। नेक्स्ट है राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास, एजेंटोबैक्टर आदि नाइट्रोजन स्थिति कारक जीवाणु है। नेक्स्ट है एनाबेना, नॉस्टॉक, एंजोला, अल्फा अल्फा आदि जो है नाइट्रोजन स्थिति कारक शैवाल हैं। पौधे को वृद्धि और विकास के लिए 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जिसमें प्रमुख पोषक तत्व में देखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व में बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, लोहा, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक। पौधे के लिए आवश्यक 16 पोषक तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हवा एवं पानी से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन हवा एवं मिट्टी से तथा शेष तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वां का है पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है। तो आंसर हो जाएगा एधा। पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक एधा है जिसे हम कैम्बियम भी कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्रीय में एधा या कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण स्तंभ या तना एवं जड़ों को जो है मोटाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्श्व विभाज्योतक कॉर्क कैम्बियम के रूप में छाल के नीचे तथा संवहन कैम्बियम के रूप में संवहन उत्तक में पाया जाता है। नेक्स्ट 79वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है। मानव शरीर में यकृत यानी लीवर कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड देखते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माइनोज, फ्रुक्टोज और ट्रायोज आदि हो जाएगा। डाइसैकेराइड में समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड बनता है जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हो जाएगा। फिर आता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। यह आर्थ्रोपोडा
के बाह्य कंकाल व सेलुलोज में पाया जाता है। इनके अन्य उदाहरण देखिएगा तो स्टार्च हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा, काइटिन आदि हो जाएगा। काइटिन जो होता है वो कवक का जो सेलुलोज बना होता है वो काइटिन का ही बना होता है। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना, तीसरा है विटामिन सी का निर्माण करना, शरीर में संचित ईंधन का कार्य करना, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। नेक्स्ट 80वां क्वेश्चन कर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किया? तो मटर के दाना था उस पर किया था। कर है एक संक्रिय क्रॉस एवं द्विसंक्रिय क्रॉस के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडल के आनुवांशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में पहला एवं दूसरा एक संकरीय क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर आधारित है। मेंडल को आनुवांशिकी का जो है जनक कहा जाता है। आनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है डब्ल्यू वाटसन ने सन 1905 में किया था। अब यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। कर आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन, लिस्ट ऑफ द आइटम ऑफ द बिजनेस टू द ट्रांसएक्ट एट द मीटिंग। आंसर हो जाएगा एजेंडा। फिर है यहाँ पे 82 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक है। कर है द टेसी डैश ऑन द वे टू द एयरपोर्ट एंड आई थॉट आई नियरली मिस्ड माई फ्लाइट। आंसर हो जाएगा ब्रोक डाउन। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे भराएगा बी, आंसर हो जाएगा ए लिटिल। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, कर है अनवेरेबल टू रीड एंड राइट। आंसर हो जाएगा इसका डी, इलिटरेट मतलब अनपढ़ होता है इसका मतलब। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बताना है। तो प्रेसेज का आंसर हो जाएगा यहाँ पे एडमायर। फिर 86 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे यूज है तो यूज में सफिक्स हो जाएगा यूजफुल। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। जो बाद में मिलेगा उसे हम सफिक्स कहेंगे और जो पहले मिलेगा उसे प्रीफिक्स कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसको डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे फिर से क्या रखा है 87 से 90 तक पैसेज दे रखा है और पैसेज से जुड़ी हुई क्वेश्चन रहेगा जो कि काफ़ी इजी होता है। एक बार पैसेज को आराम से रीड करिएगा और इसका क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सिंपली पैसेज से मिला करके देखिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे पैसेज जब रीड करिएगा तो क्वेश्चन जैसे दे रखा है, व्हाई डज द ऑथर कंसिडर द सर्च फॉर एन इमेजिनरी एलिक्जर ऑफ लाइफ इन वेन। आंसर इसका है सी, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 88वां क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड स्पीक मीन इन द पैसेज। तो आंसर हो जाएगा ए वेरी स्मॉल स्पॉट। स्पॉट मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब होता है धब्बा, बिंदु, दाग। फिर है 89वां क्वेश्चन का है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन द डिवाइन अमृता। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाटर। 90 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज बिलोइंग मीन इन द एबव पैसेज। आंसर हो जाएगा सर्गिंग। चलिए 91वां क्वेश्चन देखते हैं, कर निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा भला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो चीर का नवीन हो जाएगा। चीर मतलब होता है पुराना, चीर मतलब पुराना होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा नवीन। 94वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा 2 किलो घी। चलिए नेक्स्ट 95वां क्वेश्चन का है, सोना, धतूरा, गेहूं प्लस अनेक आर्थिक शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है। तो आंसर हो जाएगा कनक। कह रहा है सोना, धतूरा, गेहूं प्लस इन शब्दों के अनेकार्थ शब्द के लिए एक शब्द होता है वो कनक होता है। कनक का अर्थ सोना तथा धतूरा होता है। इसे निम्न दोहे में देखा जा सकता है, जैसे कि कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर वा
पाए बोराए। नेक्स्ट 96वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूह पंडित का पर्यायवाची शब्द है? तो आंसर हो जाएगा गोविंद, मनीषी, प्रज्ञा और विचक्षण हो जाएगा। फिर यहाँ पे हिंदी का पैसेज दे रखा है, ये तो और इजी होता है, उसको देख लीजिएगा। जैसे जीवन मूल्यों के बारे में क्या सच नहीं है? तो आंसर हो जाएगा समाज का अधिकार। नेक्स्ट है, समाज के अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला कब हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा जब हम कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों पर बल देने लगते हैं। 99वां क्वेश्चन है, अनास्था शब्द का विलोमार्थी शब्द होगा? तो आंसर हो जाएगा आस्था। नेक्स्ट है, मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ सकता है? तो आंसर हो जाएगा समाज का अस्तित्व समाप्त होने पर। इस तरह से यहाँ पे इस सेट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड है, वहाँ से आप हिंदी इंग्लिश का डिस्कशन देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।